बेटा हम ये देख रहे हैं आपका जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है फिजिक्स का, जो आपका चैप्टर सेकंड बोलेंगे। अगर साइंस की बुक में आप देखें तो चैप्टर 9 है। फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स का मोशन है, सेकंड चैप्टर है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये चैप्टर हम देख चुके हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने, बहुत सारे एग्जांपल्स जो न्यूमेरिकल्स में दिए हुए हैं वो सब कर लिए हैं हमने। अब आपको देखिएगा पेज नंबर 118 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 18 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मैंने उसका वीडियो आपको सेंड किया है। ठीक है, वो सब मैंने वीडियो आप लोगों को सेंड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक वीडियो लेक्चर 16 या 17, 15 ऐसा कुछ है, उनमें ये सब क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो मैं इसे वापस से रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ। तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ जहां से हमने नहीं किया है। तो आगे हमने कहा नहीं किया है वो देख लेते हैं। ये सब देख लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये देख चुके हैं हम। बेटा यहाँ से देखना है आपको पेज नंबर 126। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पेज नंबर 126 ओपन करिए सभी लोग। 126 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके क्वेश्चन हमें करना है। पेज नंबर 118 के हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो वापस से नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है या नहीं देखा है तो आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो देख लीजिएगा। सभी ने ओपन कर ली बुक, पेज नंबर 126। 126 में लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हॉकी वाला न्यूमेरिकल्स किया था ना बेटा उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है, सभी को मिल गया है ना। चलिए गणेश बेटा कैमरा ऑन कीजिए आपका। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार। अब आपसे पूछा गया है कि जो एक्शन होता है ना, वो एक उसके अपोजिट, मतलब उसका जो इक्वल होता है हमेशा वो रिएक्शन होता है। आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? जो हॉर्स होता है वो कैसे एक कार्ट को, कार्ट समझते हैं ना, जो घोड़ा होता है, जो हॉर्स होता है, पूरे पीछे जो गाड़ी होती है कार्ट जो होता है, ठीक है, जिसमें चढ़ते, घोड़ा गाड़ी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उस पूरे कार्ट को पुल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये एक्शन है और ये जो रिएक्शन है बेटा, तो ये मैंने जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें ये बताया था कि एक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है। ये हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा था। ठीक है, तो आइए आंसर समझते हैं इसका क्या है। देखिए क्या होता है, अ हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो बेटा हॉर्स है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को पुश कर रहा है। जैसे मैंने आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताया था कि हम जब वॉक करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं, है ना। आपने लेक्चर्स देखे हो तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने जब आपको पढ़ाया था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप वॉक करते हैं तो आप क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो जब आप ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं तो बदले में ग्राउंड भी क्या करता है, आप पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो आप जब ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं तो आपने क्या किया, एक्शन परफॉर्म किया, है ना। और बदले में ग्राउंड ने आपके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या हो गया, रिएक्शन परफॉर्म हुआ। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल के लिए बता दूं, है ना, ये इसे मतलब सीरियसली मत लीजिएगा, एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपको चाटा मार दिया, है ना, तो क्या हुआ, एक्शन परफॉर्म हुआ। अब बदले में चाटा खा के आप तो बैठेंगे नहीं ऐसे, इतने शरीफ तो है नहीं आप, तो क्या करेंगे आप, रिएक्शन में बदले में
सामने वाले को एक और चाटा लगा देंगे, है ना। तो एक्शन परफॉर्म हुआ तो रिएक्शन हुआ, है ना। तो वैसे क्या है, ये तो मजाक की बात हुई बेटा, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो बदले में हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, इस पर अगर मैं चल रही हूँ या आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ बेटा पुश करते हैं, धक्का मारते हैं, ठीक है। और पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ग्राउंड भी आप पर एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप चल पाते हैं, है ना। तो जब आपने ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश किया तो वो हो गया आपका बेटा एक्शन, और जो ग्राउंड ने आपको फोर्स लगाया, मतलब ग्राउंड ने आपको आगे की तरफ धक्का दिया, तो वो क्या हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हॉर्स का पूछा गया है, तो क्या है देखिए, a horse pushes the ground in the backward direction। अब जो हॉर्स है बेटा वो भी क्या करेगा, अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो वो क्या करेगा, ये ग्राउंड को पीछे की तरफ क्या करेगा बेटा, पुश करेगा, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है, क्या पढ़ा है हमने इसमें, a reaction force is exerted by the earth on the horse in the फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि अगर हम चल रहे हैं और जैसे हॉर्स भी है बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो अर्थ है, जो ग्राउंड है, वो भी बेटा हम पर एक फोर्स लगाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है कि द कार्ट मूव फॉरवर्ड, तो जो कार्ट है वो क्या होता है, आगे की तरफ मूव होता है। बेटा इतना क्लियर है ना, मुझे मैसेज में बताइए जरा, इतना आप लोगों को क्लियर है। मैंने जो अभी आपको बताया ये सब क्लियर है आपको, राजवर्धन, गणेश, प्राची, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना, ठीक है। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। ये हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिन भी बच्चों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन का वीडियो लेक्चर देखा है उन्हें इजीली समझ में आ गया होगा, है ना, कि जब हम ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्शन होता है, तो बदले में हमें रिएक्शन मिलता है। तो सेम चीज ये हॉर्स के साथ भी हो रही है। हॉर्स क्या कर रहा है, ग्राउंड को पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या है, उसे रिएक्शन भी मिलेगा। कौन लगाएगा रिएक्शन, अर्थ लगाएगी, किस पर लगाएगी, हॉर्स पे लगाएगी, किस तरफ लगाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हॉर्स उसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो अर्थ हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, जो कार्ट होती है वो आगे की तरफ मूव होती है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन why is it difficult for firemen to hold a hose which ejects large amount of water at a high velocity। बेटा आपने देखा होगा क्या होता है, हमें क्या बताना है कि जो फायरमैन है, जब भी कहीं पे आग लग जाती है, फायर लग जाती है, तो जो फायरमैन है जो वो होल्ड करके रखते हैं होस। होस मीन्स होता है जो पाइप होता है ना, पाइप जिसे वाटर डालते हैं, ठीक है। गणेश पूछ रहे हैं मिस इसको लिखना है क्या, बिल्कुल बेटा इसको लिखना है, जितना भी आपको लिखवाया गया है ना, जो भी लेक्चर्स में मैंने करवाया है सब आपको फेयर कॉपी में लिखना है। इसका मैं पीडीएफ आज शाम को सेंड कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। तो क्या होता है देखिए, जो फायरमैन है बेटा, फायरमैन क्या करते हैं, उनके पास जो पाइप होता है जिससे पानी आता है, ठीक है, वो क्या होता है, होस, ठीक है, उसे होल्ड करके रखते हैं, उसे पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो फायरमैन उसे होल्ड करके रखते हैं, लेकिन उनके लिए वो डिफिकल्ट होता है, मतलब वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो आपने देखा होगा 2-3 लोग उसे पकड़ते हैं, है ना, वो जो पाइप होता है उसे उससे होस को क्या करते हैं, 2-3 फायरमैन उस होस को पकड़ते हैं, उस पाइप को पकड़ते हैं, which ejects a large amount of water at a high velocity। बेटा उस ऐसा क्यों, 2-3 लोग क्यों उसे पकड़ते हैं, क्योंकि उसमें से जो पानी आता है ना उस पाइप से, बहुत ज्यादा ही हाई वेलोसिटी से आता है, मतलब उसमें से जो पानी निकलता है बहुत तेज रफ्तार में निकलता है। तो वो हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो देखिए इसमें भी रिएक्शन और एक्शन की ही बात हुई है।
तनिष्क राजपूत आज इतना लेट क्यों हो गए बेटा? कल से क्लास में अलाउड नहीं करूंगी, टाइम पे आया करिए, ठीक है तनिष्क? आगे देखिए इसका आंसर देखते हैं। ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर बीइंग इजेक्टेड, मतलब वो पानी जो है इतना लार्ज अमाउंट में इतनी हाई वेलोसिटी से इसलिए निकलता है क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन लगता है। अब इसका आंसर्स पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर होगा बेटा। देखिए क्या होता है, व्हेन अ फायरमैन होल्ड अ होस, जब वो फायरमैन उस होस उस पाइप को पकड़ते हैं, ठीक है? तनिष्क आप मैसेज कर दीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है। तनिष्क आप हैंड रेज कर रहे हो, आप मुझे मैसेज करके बताइए क्या दिक्कत है। चलिए तनिष्क जब तक मैसेज कर रहे हैं जब तक हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है, व्हेन अ फायरमैन होल्ड्स अ होस, जब एक फायरमैन उस पाइप को पकड़ते हैं, उस होस को पकड़ते हैं, तो क्या होता है, विच इज इजेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इजेक्टिंग मतलब बेटा निकलना, है ना? इजेक्ट मतलब उसमें से पानी निकलना, ठीक है? तो अब वो पानी जो है वो क्या होता है, निकलता है लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में, और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, मतलब बहुत स्पीड में निकलता है वाटर। तो क्या होता है, देन अ रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन हिम बाय द इजेक्टिंग वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब क्या होता है देखिए समझिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे पाइप बनाने का ट्राई करती हूँ, ठीक है? ये पाइप है ना? इसमें से वाटर निकल रहा है, ठीक है? इससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है। अब क्या होगा बेटा, ये जो पाइप है, यहाँ पे मान लीजिए फायरमैन है, प्रॉपर ड्राइंग तो नहीं बना पाऊंगी मैं, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है? इस तरीके से मान लीजिए ये फायरमैन है ना, पाइप पकड़ रखा है उन्होंने, हॉर्स पकड़ रखा है। तो अब होता क्या है बेटा, होता ये है कि जब ये पाइप से पानी निकलेगा, है ना, तो ये पाइप क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, किस पे, फायरमैन पर। फायरमैन पे फोर्स लगाया तो मतलब क्या हुआ, रिएक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक है? तो वही लिखा है कि देन अ रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन हिम बाय द इजेक्टिंग वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होता है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये डायग्राम में एक बार और क्लियर करके बनाती हूँ। देखिए क्या होगा, ये पाइप है ना? अब इस पाइप से ठीक है, थोड़ा पाइप ज्यादा ही ऊपर हो गया है ना? तो जब ये पाइप है बेटा, तो इस पाइप से जब पानी निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, तो ये पाइप, ये जो वाटर है, ये पाइप पर एक फोर्स लगा रहा है ना? जब ये पानी निकल रहा है तो ये वाटर जो है पाइप पर एक फोर्स लगाएगा जिसे हम बोलेंगे एक्शन, ठीक है? अब एक्शन हुआ है तो बदले में कुछ रिएक्शन भी होगा, तो वो रिएक्शन क्या होगा? तनिष बोल रहे हैं सॉरी मैम मैं आज लेट हो गया, तो प्लीज फर्स्ट वाला आंसर बताइए मैम। तनिष आप लेट हो गए हैं तो कल से टाइम पर आइएगा, और फर्स्ट वाला जो आंसर है शाम को मैं इसका वीडियो भेजूंगी, ये रिकॉर्डिंग भेजूंगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा तनिष। ओके बेटा, ठीक है? वो कल से टाइम पर आइएगा, मैं शाम को ये रिकॉर्डिंग भेजूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। हाँ तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा क्या होगा, ये पाइप से जो ये वाटर निकलेगा बहुत हाई वेलोसिटी में निकलेगा, तो ये वाटर क्या करेगा, पाइप पर फोर्स लगाएगा, मतलब एक्शन लगाया। अब वाटर ने पाइप पर फोर्स लगाया तो पाइप भी बदले में फोर्स लगाएगा, किस पर, वाटर पर, है ना? तो ये क्या होगा, रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो पाइप जो होता है बेटा, जब पानी जाता है तो पाइप पीछे की तरफ आता है, मतलब बहुत फोर्स से पीछे की तरफ होता है। तो जो फायरमैन होते हैं उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, मतलब वो इतना फोर्स रहता है कि वो पकड़ ही नहीं पाते, उसे संभाल ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए 2-3 लोग लगते हैं, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे वही आंसर दिया है बेटा कि दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, क्यों? क्योंकि बैकवर्ड फोर्स लग रहा है। द स्टेबिलिटी ऑफ फायरमैन डिक्रीजेस, जो फायरमैन होते हैं वो उसे पकड़ ही नहीं पाते, उसे पकड़ के खड़े नहीं रह पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स पीछे की तरफ लगता है, क्योंकि वाटर जब आगे की तरफ लग रहा है तो वाटर फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, किसको, पाइप को। तो पाइप जो है वो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है पाइप का, तो जो फायरमैन उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है? तो इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिमेन स्टेबल बाय होल्डिंग द होस। तो ये फायरमैन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो पाइप को पकड़कर स्टेबल
खड़े हो पाए। अच्छा, मैं जो आपको समझा रही हूँ क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि ये सब चीजें अगर आपने लेक्चर नहीं देखा होगा तो नहीं क्लियर हो रही होंगी, लेकिन जिन्होंने देखा आई होप उन्हें क्लियर हो रहा हो। तो राजवर्धन क्लियर है, तुलसीराम, तनिष, गणेश क्लियर है बेटा आप सभी को? प्राची है ना, सौरभ, मोहित क्लियर है आप सबको? ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि मिस ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम हमारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो फायर और सॉरी राइफल और बुलेट वाली न्यूमेरिकल्स है जो मैंने आपको कई बार करवाया है। तो आइए देखते हैं, है ना, क्या है। फ्रॉम अ राइफल, बेटा एक राइफल है जिसका मास कितना है 4 kg। ठीक है, एक बुलेट है, बुलेट का मास कितना है बेटा 50 ग्राम, जो कि क्या हो रही है, फायर हो रही है ना। अब फायर हो रही है तो अब आयुष एंड आदित्य लेट आ रहे हैं, ले लेते हैं लेकिन कल से नहीं लेंगे ना। तो बुलेट ऑफ मास कितना है बेटा 50 ग्राम। ठीक है, जो फायर हो रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें बता दी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 25 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। सेम क्वेश्चन मैंने आपको ब्लैक बोर्ड टीचिंग जब की थी तो समझाया था, है ना। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिजिट अलग अलग दे दी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मास क्या है राइफल का 4 kg। ठीक है, बुलेट का मास कितना है बेटा 50 ग्राम। अब यहाँ पे ग्राम है तो मैंने आपको समझाया था कि हमारी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होगी, केजी होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 50 को क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे बेटा डिवाइड करेंगे। तो 1000 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0.05 kg। ठीक है, अब रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है बेटा। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या, रिकॉइल वेलोसिटी आपको मैंने बताया था जब गन चलती है तो वो पीछे की तरफ आती है ना। तो जो पीछे की तरफ आती है उसे ही बोला जाता है रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी हमने v1 मान लिया है। बुलेट जब फायर हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बेटा कितनी 35 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मुझे बताइए कि राइफल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा यू वी आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनिशियल को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और फाइनल को हम वी से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे v1 v2 ये सब दे रखा है तो इससे कंफ्यूज मत होइए। v2 मतलब होगा फाइनल और v1 होगा मतलब इनिशियल। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। ठीक, तो हमें सारी चीज मिल गई, है ना। तो अब क्या करेंगे, अगर आपको ये जैसा समझाया है यहाँ पर जैसा दिया हुआ है आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे करवाया था आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया गया था ना वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला क्या था हमने देखा था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, m1 प्लस v1 प्लस m2 प्लस v2 हमने यहाँ पे जब लिखा था तो u लिखा था। ठीक है, m1 u1 और m2 u2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने अलग अलग करके लिया है, हमने एक साथ ले लिया था, इन्होंने क्या करके लिया है अलग अलग करके लिया है। ठीक है, तो अलग अलग करके लिया है तो देख लेते हैं जैसा दिया है हम वैसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्या रखेंगे इनिशियल रखेंगे तो इनिशियल मास पहले राइफल का 4 kg हो गया v1। ठीक है, इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी कितनी मान ली है बेटा v मान ली है, तो यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आ गई v। ठीक है, मास कितना है आपका सेकेंड वाली मतलब बुलेट का तो 0.05, तो यहाँ पे 0.05 रख दिया है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 35। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 4v1 प्लस 1.75। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे कराया था, सेम क्वेश्चन है ना, सेम है, बस डिजिट अलग दी हुई है, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या है, देखिए आगे समझते हैं हम इसका। आयुष एंड आदित्य, मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो बेटा स्क्रीन नहीं, अच्छा सभी को स्क्रीन मेरी विजिबल नहीं है कि सिर्फ आयुष एंड आदित्य को ही नहीं दिख रही है? बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो आयुष एंड आदित्य ये आपके वहां से नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हाँ बेटा हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम यहाँ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग और टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। ठीक है, तो बिफोर वाला तो हम निकाल चुके हैं जो ऊपर निकाला है, अब आफ्टर वाला निकालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे वही आ जाएगा फॉर्मूला m1 v1, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस m2 और v2। ठीक है, यहाँ पे वो लगा रखा है, तो वही है, क्या है, m1 कितना है बेटा आपका 4, v1 को भी मानेंगे, फिर ये कितना आ गया आपका 1.75। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी रिकॉइल वेलोसिटी 0.437 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई आपकी जो गन थी, राइफल थी, उसकी वेलोसिटी। अब नेगेटिव क्यों आई है, क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी है वो रिकॉइल जो फाइनल वेलोसिटी वो पीछे की तरफ लग रही है ना, पीछे की तरफ, मतलब मैंने आपको बताया था फोर्स जब इस तरफ लगता है, ठीक है, और उसके अपोजिट में जब फोर्स लगता है तो नेगेटिव होता है ना। तो रिकॉइल अगर मान लीजिए गन इस तरफ चल रही है, इस तरफ बुलेट जा रही है, तो गन जो है वो इस तरफ पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, जिसे रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया माइनस का। ओके ठीक है, अब ना मैं अभी सबको अनम्यूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सबसे थोड़ी सी बात करनी है। मुझे ये जानना है कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं आ रही, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, तो अब मुझे बताइए जरा, किसी को कोई दिक्कत है? नो मिस। अच्छा मुझे ये भी बता दीजिए बेटा कि आपको टीचिंग से ज्यादा समझ में आ रहा है या मैंने ये पीपीटी के थ्रू समझा रही हूँ इससे ज्यादा समझ में आ रहा है? बता दे। तो ब्लैक बोर्ड अपने अपने सजेशन दीजिए कि आपको ब्लैक बोर्ड पर टीचिंग करती हूँ तो वो आपको बेटर लगता है, उसमें आपको समझने में ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर जो मैं स्क्रीन शेयर करके पीपीटी के थ्रू समझा रही हूँ इसमें आपको बेटर लगता है? क्या आपको दोनों में से क्या बेटर लग रहा है कि आप उसमें ज्यादा समझ पाएंगे? इस स्क्रीन से अच्छा लगता है। स्क्रीन का मैंने इसलिए लिया है, एक्चुअली क्या होता है ब्लैक बोर्ड जब हम टीचिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत कम समय रहता है ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि राइट करते हैं फिर वो करते हैं, तो क्या होता है हम मेनली वो न्यूमेरिकल से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं हम बेटा बातें नहीं, तो उसमें हमने एक या दो ही न्यूमेरिकल्स किए हैं, लेकिन अभी देखिए हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं और अभी हमारे पास 10 मिनट और बाकी है, मतलब हम 1-2 क्वेश्चन और निपटा देंगे, मतलब और कर लेंगे, तो इससे ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा ये स्क्रीन शेयर करना और पीपीटी के थ्रू समझाना नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे वो भी बता दीजिए, तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड ही टीचिंग करूं। बताइए बेटा, तो क्या आपको क्या बेटर लगेगा, यही कंटिन्यू करें कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग करा करें? राजवर्धन आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? बोल, समझ में आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। और जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ना बेटा, मतलब कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया करूंगी तो वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड टीचिंग पर ही करूंगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वो मैं पीपीटी के थ्रू आपको बताऊंगी, ठीक है। और अगर बाई चांस आपको कोई न्यूमेरिकल्स कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड टीचिंग पर भी वो बता सकती हूँ ना ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। सौरभ की आवाज नहीं, ठीक है सौरभ और मोहित। मैम स्क्रीन में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। सॉरी कौन बोल रहे, तनिष्क आप है क्या? यस मैम। क्या बोल रहे हैं बेटा, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? मैम स्क्रीन में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। स्क्रीन में ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है? ब्लैक बोर्ड में वो ब्लर हो जाता है तो फिर समझ में नहीं आता है।
ओके बेटा, ठीक है, तो हम स्क्रीन ही करते हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। सभी लोग अपने आप को सेल्फ म्यूट कर लीजिए। तो आगे देखते हैं हम। 1 सेकेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। देखिए, हमने आज 3 क्वेश्चन कर लिए, नहीं तो हमारे 2 ही क्वेश्चन होते थे हर बार, 2 से ज्यादा तो हम कर ही नहीं पाते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं आपको, है ना, एक का मास है 100 ग्राम और एक का मास है 200 ग्राम, आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन and direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second। ठीक है बेटा, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट का मास है 100 ग्राम और एक ऑब्जेक्ट का मास है 200 ग्राम। दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, रुकिए मैं स्ट्रेट बना के बताती हूँ, 1 सेकेंड। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन में ही दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। अभी देखते भी हैं वो कैसे ऑब्जेक्ट हैं। उसके बाद देख, कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, वो दोनों ऑब्जेक्ट टकरा जाते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, सुनिए क्या होता है। ये एक लाइन है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बेटा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है आपका 100 ग्राम का, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका 200 ग्राम का, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ मूव कर रहा है। अब क्या होता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट कर रहा था 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और ये ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से कर रहा था बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड से। अब होता क्या है, दोनों ही ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं बताती हूँ, दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, टकरा जाते हैं, ठीक है, कोलाइड हो गए, दोनों ऑब्जेक्ट टकरा गए, ठीक है। तो जो पहला वाला ऑब्जेक्ट था, है ना, जो ये, इसको मान लीजिए पहला वाला ऑब्जेक्ट था, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई टकराने के बाद, है ना, टकराने के बाद क्या हो गया, टकराने के बाद ऐसा तो है नहीं कि मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी हो गई पहले वाले ऑब्जेक्ट की 1.67। अब आपको क्या करना है बेटा, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की, हाँ बेटा बोलिए। मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो मैं एक बार रिमूव करके वापस कर रहा हूँ, तो आप जोड़ लेना। हाँ बिल्कुल ले लूंगी आपको, आप आ जाइए, ठीक है। सभी को नहीं दिख रही है कि बाकी लोगों को दिख रही है बेटा? यस मैम, दिख रही है। ओके ओके, यस मैम दिख रही है। ओके बेटा, कंटिन्यू करते हैं, चलिए आगे फिर। तो क्या होगा बेटा, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या होंगे, आपस में टकरा जाएंगे, और जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, 1.67 मीटर, और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ये क्वेश्चन था। तो पहले मुझे बताइए, क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब देखिए आंसर्स देखते हैं। तो पहले मास, सब हमें दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट का मास है 100 ग्राम, बेटा ग्राम दिया है तो हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.1 केजी, ठीक है। फिर मास दिया है, जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसे M2 लिया है जो कि 200 ग्राम है, ये भी ग्राम में दिया है तो हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो गया बेटा, 0.2 केजी, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, देखिए यहाँ पर v1 लिखा है ना, तो v1 को आप क्या मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। हम u लिखते थे, ब्लैक बोर्ड पे करते थे, तो आप यहाँ पे u भी लिख सकते हैं और v1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड से वो चले आ रहे थे तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अगर रुके रहते, रेस्ट पे रख देते, तो हम यहाँ पे इनिशियल क्या मानते, बताइए क्या मानते, जीरो वेलोसिटी, जीरो मानते हैं, हाँ वेरी गुड। अब रखे होते हैं तो जीरो मानते हैं, लेकिन वो वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। तो पहला ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो ये दोनों वेलोसिटी इनिशियल है, ध्यान रखिएगा।
अब क्या होता है, दोनों ही टकरा जाते हैं, क्लोराइड हो जाते हैं। तो टकराने के बाद जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है बेटा, वो टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी से मूव करता है? 1.67 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव करेगा। मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की दी हुई है और हमें क्या करना है, इनिशियल दी हुई है दोनों ऑब्जेक्ट की, फाइनल पता है। हमें फाइनल बताना है। किसकी फाइनल बताना है बताओ मुझे? सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की। तो चलिए बताएं, क्योंकि 3 मिनट बचे हैं, फटाफट करते हैं। तो इसमें बताइए क्या लगेगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जहां टकराने की बात आए और जहां वेलोसिटी निकालनी हो तो वहां क्या लगता है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारा जो फॉर्मूला है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब टकराने के पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराने के बाद का मोमेंटम। तो फॉर्मूला क्या था बेटा? m1 v1, मतलब हम यहाँ पे u भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मिस ये फॉर्मूला हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो ऐसा वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, m1 प्लस u, उसके बाद क्या था, सॉरी, m1 और आपका था m1, उसके बाद u प्लस m2 u इक्वल m1 v प्लस m2 v, ऐसा फॉर्मूला बताया था ना, तो आप वहां पे ये भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं फटाफट। कुछ नहीं किया बेटा, वैल्यू पुट कर दी है ना। m1 मास कितना था? 0.1, वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल 2, मास कितना था सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का? 0.2, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 1, ऊपर सब दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू पुट की बेटा, वैल्यू पुट करने पे जो लास्ट में हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 1.165 मीटर पर सेकेंड, मतलब द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट बिकम 1.665 मीटर आफ्टर कोलिजन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर माइनस माइनस नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट टकराने के बाद कहाँ गए होंगे? किस डायरेक्शन में गए होंगे? ये दो ऑब्जेक्ट थे ना, अब बताइए टकराने के बाद एक छोटा एक बड़ा बना दिया। ठीक है, अभी दोनों टकरा गए हैं, तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो किधर जा रहा था? इधर। ठीक है, सॉरी बन नहीं पा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ था और ये इधर जा रहा था। ठीक है, तो टकराने के बाद पॉजिटिव साइन आया है, मतलब ऑब्जेक्ट किस तरफ गए होंगे? इस तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा हमारे पास टाइम भी नहीं बचा है, क्लास ओवर हो रही है। कल हम अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, यस मैम। है ना? और ये समझ में आया सभी को? यस मैम। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं। कल हम हमारी जो आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 128 वो करेंगे। ओके मिस आप PDF Yes, भेजेंगे ना? हाँ बेटा, शाम को मैं भेज दूंगी आपको। ओके